हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास और द मॉलिक्यूलर मासेस के बारे में। ये टॉपिक मैंने क्लास 11th की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से लिया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एटॉमिक मास को। ये एटॉमिक मास क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है बेटा हमें क्या है। एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ एन एटम। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के एटम का जो मास होता है उसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि एटम्स क्या है, बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। ठीक है, दे आर वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल, तो उनका मास उतना ही कम होता है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन के एक एटम का जो मास है दैट इज 1.6736 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम होता है। ठीक है, ये जो मास है हमने एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसे हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, उससे मेजर किया है। और इसी तरह से अगर हम कार्बन के एटम का मास देखें तो वो हमारे पास इसी टेक्निक की हेल्प से हमें जो कैलकुलेट किया हुआ है तो वो आता है हमारे पास 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, अब इतना छोटा मास जो है, इतना छोटा जो नंबर है हमारी कैलकुलेशन के लिए बहुत ही इनकन्वीनियंट होता है। तो इस डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पे एक नया स्केल डेवलप किया है जिसे हम एटॉमिक मास यूनिट स्केल कहते हैं। ठीक है, अब इस स्केल पे हम क्या करते हैं, हम किसी भी एटम का अगर हमने मास उसको एक छोटे से नंबर में लिखना है तो हम इसे किसी स्टैंडर्ड सब्सटेंस के एक एटम के मास के साथ रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास मास आता है एटॉमिक मास यूनिट स्केल पे दैट इज़ द रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, तो उसके लिए हमने कार्बन 12 एटम को यहाँ पे चूज़ किया है। ठीक है, तो कार्बन 12 के एटम का जो मैंने मास ऊपर लिखा है दैट इज़ 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, तो इसे हमने एक स्टैंडर्ड सब्सटेंस माना है और इसका हमने एटॉमिक मास जो है फिक्स किया है 12 AMU। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे 12 AMU हमने इसका स्टैंडर्ड मास फिक्स कर दिया है। और इसके बाद हमने सभी एलिमेंट्स के एटम्स को इससे रिलेट करके सभी का मास निकाला हुआ है। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में सबके मास जो गिवन है वो ऐसे नंबर्स में गिवन है। ठीक है, वहाँ पे हाइड्रोजन का मास जो है 1 गिवन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का जो मास है दैट इज़ 16 गिवन है और नाइट्रोजन का 14 है। ठीक है, इस तरह से कोई नंबर गिवन होते हैं। क्लियर? अब इन नंबर से हम इजीली कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि एटॉमिक मास की यहाँ पे डेफिनेशन क्या बन जाती है। अगर हमने किसी भी एटम का जो मास निकालना है तो उसे हम किस तरीके से निकालेंगे, तो हम लिखेंगे एटॉमिक मास इट इज इक्वल टू 1/12 इंटू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, तो ये आइसोटोप्स क्या होते हैं इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट जो है उसकी एक्चुअल वैल्यू हमारे पास कितनी आती है। क्लियर? तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास कार्बन एटम के आइसोटोप का जो मास है दैट इज़ 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम है। ठीक है, अगर हम इसको 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक नंबर आता है दैट इज़ 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, जो कि 1 AMU के बराबर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 12 AMU हमारे पास इक्वल है 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स के। ओके, और 1 AMU किसके एक बराबर आ जाएगा, इसको हम अगर 12 से डिवाइड कर देंगे। अब ये हमारे पास 1 AMU आ गया। क्लियर? तो इसको यूज़ करके हम बाकी सभी एटम्स का जो है मास निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसा कि हमारे पास 1 AMU की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेट होके आई है दैट इज़ 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, और हाइड्रोजन के एटम का जो मास हमारे पास हमें दिया हुआ है 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर हम हाइड्रोजन के एटम का मास AMU स्केल में निकाल लें तो वो कितना आएगा, दैट वुड बी दी 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम को हम डिवाइड करेंगे 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.008। ठीक है, अगर आप पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन एटम का मास देखोगे तो वो इतना ही लिखा होगा वहाँ पे। तो दैट मीन्स कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स गिवन हैं सभी
एलिमेंट्स के एटम का जो मास है वो इस तरीके से कैलकुलेट करके लिखा गया है और वो रिलेटिव एटॉमिक मास है। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम आइसोटोप्स की। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स, they are the atoms of same element having different mass number. Okay, so we can say isotopes are nothing but the atoms of same element with different atomic masses. Okay, तो जैसे कि हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम के सभी आइसोटोप्स का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 होता है, बट उनके जो मासेस हैं वो डिफरेंट होते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 3। ठीक है, तो यहाँ पे सभी का एटॉमिक नंबर तो 1 है, बट सभी का जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है। क्लियर? तो इसी तरह से हमारे पास कार्बन के जो एटम्स हैं वो भी हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के हमारे पास यहाँ पे आइसोटोप्स हैं। एक तो कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ठीक है, और अगर हम क्लोरीन की एग्जांपल लेते हैं तो क्लोरीन में हमारे पास 2 टाइप के आइसोटोप्स होते हैं, एक क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। सो इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स के बहुत सारे हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं। किसी के पास 2 आइसोटोप्स हैं, किसी के पास 3 हैं, तो किसी के पास ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास की। भी एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया कि हमने जितने भी AMU स्केल पे एटम्स के मास निकाले हुए हैं, जो भी हमारे पीरियोडिक टेबल में हमें गिवन है, तो दैट आर दी एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, क्योंकि वो हमने रिलेट करके निकाले हैं और हमारे वो जो नंबर हैं वो नंबर जो है हमारे पास सभी एटम्स के जो आइसोटोप्स हैं उनको एवरेज करके आया हुआ है। अब देखते हैं अभी कैसे यूज़ करते हैं आइसोटोप्स को एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए। तो क्या होता है कि जैसे हमारे पास डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, जैसे मैं कार्बन की बात करता हूँ तो कार्बन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं। ठीक है, तो इनकी जो नेचर में अबंडेंस होती है, नेचर में जो इनकी अवेलेबिलिटी होती है वो डिफरेंट एक्सटेंट तक होती है। अगर मैं बात करता हूँ कि हमारे पास एक कार्बन का पीस है, तो कार्बन में हमारे पास सभी तरह के आइसोटोप्स होंगे, 12 वाले भी होंगे, 13 वाले एटम्स भी होंगे और 14 वाले एटम्स भी होंगे। ठीक है, बट यहाँ पे जो इनकी परसेंटेज है, जो इनकी अबंडेंस है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो सबसे कम जो अबंडेंस होती है वो कार्बन 14 की होती है। तो चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं भी एक्चुअल में जो कार्बन का मास हमारे पास गिवन है या जो भी हम कैलकुलेट करके हमारे पास आता है वो कितना आता है। तो रिलेटिव जो इनकी अबंडेंस है हमारे पास, जिसे मैं RA से लिख रहा हूँ, ठीक है, तो दैट इज़ इट इज़ 98.892% इसकी अबंडेंस होती है नेचर में। ओके, और अगर हम कार्बन 13 की बात करते हैं तो इट इज़ 1.108% इज अवेलेबल। ओके, एंड कार्बन 14 इसकी वैल्यू जो हमारे पास है 2 × 10⁻⁻10 होती है। और जो इनके हमारे पास एटॉमिक मासेस हैं AMU स्केल पे, दैट आर 12, 13.00335 एंड जो कार्बन 14 है इसका हमारे पास जो मास कैलकुलेट कर आया है दैट इज़ 14.00317 होता है। ठीक है, अब अगर हमने कार्बन का जो एक्चुअल मास है, जो एटॉमिक मास यूनिट स्केल पर आया है, ठीक है, तो कार्बन 12 के एटम का हमने मास जो फिक्स किया था 12, ठीक है, उससे रिलेट करके हमने बाकी सभी का मास यहाँ पे निकाला था। ठीक है, तो अब हमने निकालना है एवरेज एटॉमिक मास। तो हम एवरेज एटॉमिक मास जो है वो निकालते हैं इनको यूज़ करके। तो सबसे पहले करना क्या होता है कि जो भी हमारे पास यहाँ पे आइसोटोप्स हैं, जो भी और उनके हमारे पास मासेस हैं, उनको और उनकी अबंडेंस को हमने मल्टीप्लाई करना है और सबका सम लेके हमने 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 12 × 98.892 प्लस 13.00335 × 1.108 प्लस 14.00317 × 2 × 10⁻⁻10 और इसे हम डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि हमारे पास जो परसेंटेज है टोटल वो 100 है। ठीक है, तो इसे हम 100 से डिवाइड करेंगे और अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू आती है दैट इज़ 12.001 AMU आती है। ठीक
ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास जो कार्बन का मास है, कार्बन का जो मास है दैट इज द एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, अगर आप पीरियोडिक टेबल में कार्बन एटम को ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे हमारा पास जो मास है वो 12 नहीं गिवन होगा, दैट वाज रिटन एज 12.001 AMU, दैट इज इट इज एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर। अगर आपने किसी भी एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास को निकालना है तो सिंपल सा हमारे पास एक फॉर्मूला है कि सपोज हमारे पास कोई एलिमेंट है और उसके हमारे पास 3 आइसोटोप्स के हमें गिवन हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं उसका आइसोटोप 1। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं आइसोटोप 2 एंड आइसोटोप 3। ठीक है, 3 आइसोटोप्स हमें गिवन हैं और उनके जो एटॉमिक मासेस हमें गिवन हैं वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। लेट द एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इज M1। ठीक है, एंड सेकंड आइसोटोप्स के मास को हम M2 ले लेते हैं और थर्ड आइसोटोप के मास को हम M3 ले लेते हैं और यहाँ पे हम उनके लिखते हैं रिलेटिव अबंडेंस। ओके, तो लेट इट बी x1 for the isotope 1 and x2 is the relative abundance of isotope 2 and x3 is the relative abundance of isotope 3। ठीक है, तो इनका हमने अगर एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो दैट इज़ वेरी सिंपल। तो सिंपल सी बात है, क्या करना है हमें, पहले आइसोटोप के मास को उसकी रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे M1 x1। ठीक है, नेक्स्ट प्लस M2 इंटू x2, M2 इंटू x2 प्लस M3 इंटू x3 एंड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, सभी की रिलेटिव अबंडेंस को हमने ऐड करके नीचे लिख देना है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3। यहाँ पे हमने 3 आइसोटोप कंसीडर किए हैं। हो सकता है अभी किसी एलिमेंट के 4 या 5 आइसोटोप भी हो सकते हैं। जो भी आपको गिवन होगा उसे हमने यहाँ पे सबको सम करना है और उनकी रिलेटिव अबंडेंस भी हमने नीचे सम करनी है। ठीक है, तो ऐसा करने से हमारे पास जो भी वैल्यू हमारे पास सॉल्व करके आएगी दैट वुड बी द एवरेज एटॉमिक मास। तो चलिए एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्लोरीन की एग्जाम्पल लेते हैं। तो क्लोरीन में हमारे पास 2 आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्लोरीन एलिमेंट की, तो यहाँ पे उसके नीचे हम आइसोटोप्स मेंशन करते हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। ठीक है, और यहाँ पे इनके हम एटॉमिक मासेस लिखते हैं और साथ में उनकी रिलेटिव अबंडेंस लिख देते हैं। ओके, तो जो क्लोरीन 35 आइसोटोप है उसका एटॉमिक मास, जो एटॉमिक मास यूनिट स्केल पे अगर हम कैलकुलेट करें तो वो 35 आता है और 37 का जो मास है उसका 37 आता है। ओके, और इनकी जो रिलेटिव अबंडेंस है तो 75% हमारे पास जो 35 आइसोटोप है उसकी अबंडेंस होती है। ठीक है, और 25 जो है हमारे पास 37 की होती है। मीन्स अगर हम क्लोरीन गैस ले लें या क्लोरीन का हमारे पास एलिमेंट ले लें तो उसमें हमारे पास दोनों टाइप के आइसोटोप्स होंगे, 35 भी होंगे 37 भी होंगे। सपोज कि हमारे पास हमने क्लोरीन के 24 हमने एटम्स लिए हैं तो उसमें हमारे पास क्या होगा, बस 6 जो एटम्स होंगे वो 37 के होंगे, बाकी जो 18 एटम्स जो होंगे वो 35 के होंगे। ठीक है, तो इसमें हम कैलकुलेट करते हैं भी एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का कितना आता है। तो जस्ट वही फॉर्मूला हमने यूज़ करना है पहले वाला। तो क्या करेंगे हम, 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 डिवाइड बाय 100। ठीक है, इसे कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आती है 35.5 यूनिट। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन के ऊपर जो मास लिखा हुआ है वो 35.5 लिखा हुआ है। ठीक है, ना 35 है ना 37 है, उनका एवरेज है। तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि किसी भी एलिमेंट का अगर हमने एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो वो हमने उसके एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। हमें उसके आइसोटोप्स के बारे में पता होना चाहिए, उनकी रिलेटिव अबंडेंस भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम मॉलिक्यूलर मास की। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं? जिस तरह से हमने एटम्स का मास कैलकुलेट किया है उसी तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट करते हैं। अब मॉलिक्यूलर मास किसका होगा, मॉलिक्यूल्स के लिए होगा ना। तो दैट मीन्स द मास ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन AMU स्केल विल बी द मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, उसे हम
मॉलिकुलर मास कह देंगे। ठीक है, क्योंकि अब मॉलिक्यूल्स भी जो है वो एटम्स को ज्वाइन करके बनते हैं। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा एटम जब कंबाइन करते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं और उनका जो मास होता है उसे हम मॉलिकुलर मास कह देते हैं। तो मॉलिकुलर मास को हम क्या लिखेंगे, बिल्कुल सेम उसी तरीके से कि मॉलिकुलर मास जो है दैट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, मीन्स हाउ मेनी टाइम्स अ मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस इज हैवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ ए कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्टली एटॉमिक मास से भी निकाल सकते हैं। सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है मीथेन। ठीक है, तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अब इसमें हमारे पास एक कार्बन एटम है प्लस 4 क्या है, हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो अगर हमने इसका मॉलिकुलर मास निकालना है, क्योंकि अब ये मॉलिक्यूल है तो इसका हम मॉलिकुलर मास लिखेंगे। ठीक है, तो इसका हम मॉलिकुलर मास इन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विद द मॉलिकुलर मास ऑफ मीथेन वुड बी इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 4 टाइम्स द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब हमने एवरेज एटॉमिक मास निकाला है कार्बन का, वो कितना आया था हमारे पास 12.001 प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है एवरेज एटॉमिक मास, दैट इज 1.008। ठीक है, तो इसे हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 16.033 यूनिट। ठीक है, तो मीन्स कि हमारे पास जो एवरेज मॉलिकुलर मास है मीथेन का दैट इज 16.033 एटॉमिक मास यूनिट, और सिंपली हम इसे यूनिट भी लिख देते हैं और राउंड ऑफ करके हम इसे 16 यूनिट भी लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम और मॉलिक्यूल्स का मास भी, एवरेज मॉलिकुलर मास भी निकाल सकते हैं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड का मास। अब कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या गिवन है, एक तो कार्बन गिवन है, 2 क्या है ऑक्सीजन एटम्स हैं। ठीक है, तो एवरेज मॉलिकुलर मास जो है कार्बन डाइऑक्साइड का दैट वुड बी इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब कार्बन का हमें एवरेज एटॉमिक मास पता है दैट इज 12.001 प्लस 2 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। ठीक है, तो जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आती है 44 यूनिट। ठीक है, तो ये तो बात थी एटॉमिक मास और मॉलिकुलर मास के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोल्स के बारे में। ठीक है, मोल कंसेप्ट क्या होता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।